Hello everyone, welcome to An Academy. Let's crack UP exams. I'm Sheena Noreen Zaidi from लखनऊ। तो आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस सेट में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे। हाँ, प्रैक्टिस सेट में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मतलब ग्रामर वोकेबलरी सब चीज़ें होंगी और जो डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं। और ये आपको यूज़फुल अलग अलग एग्जाम्स के लिए होगा। ये जैसे ये फ्री क्लास है, इसी तरह का फ्री क्लास आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस उससे आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए उसमें आपको मिलेगा क्या? देखिए, पेड बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप कंप्लीट तैयारी अपनी चाहते हैं, प्री टू मेंस एक एक चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ और प्रैक्टिस के साथ अगर आप चाहते हैं तो पेड बैच ज्वाइन करिए। और पेड बैच के लिए आपको आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए पहले तो प्ले स्टोर में जाकर। फिर पेड बैच में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। देखिए, अन अकेडमी में बहुत अच्छे एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, कई कैटेगरीज में इंडिया लेवल के भी टीचर्स हैं। अलग अलग टीचर्स, आप एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आपको मिलेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। उनसे आप पढ़ सकते हैं, उनकी लाइव क्लासेस ले सकते हैं और रिकॉर्डेड में भी आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों। फिर उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। टेस्ट सीरीज भी दो तरह की होती है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, एक एक चैप्टर आपका तैयार हो उसके लिए चैप्टर वाइज है टेस्ट। और एक है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में पूरा सिलेबस होता है, पूरे एग्जाम के पैटर्न पे, जैसे एग्जाम होता है उसी तरह से मॉक टेस्ट होता है। उसमें आपकी रैंकिंग आती है और आप देख सकते हैं इंडिया और स्टेट लेवल में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। या फिर आप सोल्यूशन बहुत अच्छा दिया रहता है तो आप उससे खुद भी समझ सकते हैं, और ना समझ में आए तो उसका डिस्कशन भी हो जाएगा। वो डाउट क्लास में होता है। जो क्वेश्चंस आपके हैं वो आप डाउट क्लास में टीचर से अलग पूछ सकते हैं, चाहे वो आपकी सेल्फ स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे क्लास से रिलेटेड, चाहे मॉक टेस्ट से, किसी भी चीज़ के कोई भी सवाल हो तो आप टीचर्स से क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सब। तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, फिर अपने एग्जाम का नाम डाल दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, उसमें ये डालकर सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर जाइए, इस तरह से खुल जाएगा। 1 महीने से 2 साल तक के ऑप्शन आपके पास है, कितने टाइम के लिए आपको अन अकेडमी ज्वाइन करना है। सामने फीस है, जैसे 2 साल की ये टोटल फीस हुई 8400। जल्दी फीस बढ़ने वाली है, ये अभी है, इस महीने तो यही है। और 8400 2 साल का मतलब ये है कि अन अकेडमी पे आप 2 साल तक पढ़ सकते हैं। कोर्स आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, प्री टू मेंस पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। लेकिन आप रिवाइज करते रहिए, डाउट क्लास करिए, अलग अलग टीचर से पढ़िए, टेस्ट दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, 2 साल तक आप पढ़ते रह सकते हैं। अब इसमें 10% डिस्काउंट भी मिलता है ये रेफरल कोड यूज करने से। जब आप पेमेंट करेंगे तब उससे पहले आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा, तो ये भर दीजिएगा एग्जैक्टली इसी तरह, SZ10। उसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने पे आपका 10% माइनस होकर लिखा आएगा। जैसे 2 साल की इतनी फीस हो गई 7560, इतना पे करना होगा आपको। अप्लाई करिए, एग्जैक्टली इसी तरह लिखिएगा। वो आप 1 महीने का लें कोर्स, 1 साल का, 2 साल का, उसमें आपको डिस्काउंट इसी कोड से मिलेगा। और वो आप वैसे तो आप अन अकेडमी पे जुड़े तो 1 साल या 2 साल का ही कोर्स ज्वाइन करिए, मतलब इतने टाइम के लिए, क्योंकि उसी में ठीक से तैयारी हो सकती है। प्री टू मेन सभी कुछ आपका एक बार में, किसी का 6 महीने में कोई एग्जाम तैयारी करके नहीं निकलता, आपको रिवीजन भी करना होगा, डाउट्स आपके आते रहेंगे, वो आप पूछ सकते हैं। और ये पर मंथ का भी एक ऑप्शन है, 315 रुपीज पर मंथ आपके पड़ेंगे। मतलब ईएमआई का ऑप्शन है, तो इंस्टॉलमेंट्स पे भी आप ले सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो कोड लिखा है SZ10, ये अन अकेडमी पे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सभी के लिए ये सेम कोड है, मतलब कुछ अलग अलग नहीं है। इसको अप्लाई करके आप आईएएस में एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटी, पीएमटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी, जितने भी कोर्सेज हैं सभी में। और हाँ, एक चीज़ और, 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा क्रेडिट से। क्रेडिट का मतलब है जैसे आप अन अकेडमी पे फ्री क्लास करें, अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस भी होते हैं बहुत सारे, वो स्पेशल नाम से चलते हैं। फ्री क्लासेस करें तो उसके जो वॉच मिनट्स हैं, मतलब आप जितनी देर देख रहे हैं कोई भी क्लास, वो आपका ऐड होता रहता है रोज का। वो जब ज्यादा हो जाते हैं तो आपको उसमें पॉइंट्स मिलते हैं जिनको क्रेडिट बोलते हैं। और क्रेडिट जब ज्यादा हो जाएंगे तो उसके बदले आपको 10% तक ऑफ मिल जाएगा। और तो 10% तो ये यूज करके, और 10% अलग से है, तो और आप आसान हो जाएगा। और एक चीज़ देख लीजिए, आपको पेड बैच का बता दिया, लेकिन फ्री क्लास कैसे करें। फ्री क्लास भी करते रहिए, भले ही आप एडमिशन भी ले लें, लेकिन फ्री क्लास करेंगे उसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी।
अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी नाम डालिए, ये कैटेगरी डालिएगा, फिर नाम ये शीना नौरीन सर्च कर लीजिए, प्रोफाइल जो खुले उसको फॉलो कर लीजिएगा। फिर उसमें आप स्पेशल क्लासेस का आपको पता चल जाया करेगा, फ्री क्लासेस 8:30 और 9:30 बजे होती है इंग्लिश की, सुबह थर्सडे से लेके सैटरडे तक 8:30 बजे, और बाकी दिन है 9:30। हिस्ट्री की 12 बजे, ये रेगुलर नहीं है, लेकिन हिस्ट्री की क्लास 12 बजे होगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। 5:30 बजे अब ये नई चीज एक स्टार्ट होने जा रही है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इंग्लिश के। मतलब जैसे प्रेपोजिशन के सवाल हो गए, एग्जाम्स में जो डिफरेंट एग्जाम्स में जो सवाल आए हैं प्रेपोजिशन चैप्टर से रिलेटेड, वो एक दिन सारे कर लिए, एक दिन या 2 दिन में जाके पूरे हुए। कंजंक्शन से रिलेटेड है, वो सारे कर लिए। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये चैप्टर वाइज है और ये मॉक टेस्ट की तरह है। मतलब जो पूरे एग्जाम में तो किसी भी चैप्टर से सवाल आ जाते हैं तो वो होंगे, और एक इकट्ठे एक जगह करके होंगे वो 5:30। तो ये 3 क्लासेस हैं फ्री, आप कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल, आई ट्रेवल्ड अराउंड गोवा डैश रेंटेड स्कूटर। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, बाय ऑन बाय अ या ऑन अ। अब इसमें कोई एक भरना है। देखिए, ट्रैवल कर रहे हैं स्कूटर से। अब एक आपने रूल पढ़ा हो शायद प्रेपोजिशन चैप्टर में, कि वाहन के व्हीकल के नाम के पहले बाय आता है। जैसे बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। जैसे कोई कहे तुम कैसे जा रहे हो, तो मैं बाय प्लेन जा रहा हूँ, मैं बाय ट्रेन जा रहा हूँ। व्हीकल के नाम के पहले बाय लाते हैं, और बाय लाएंगे प्लस कोई आर्टिकल नहीं होगा, बाय अ या द कुछ नहीं होगा। बाय प्लस नो आर्टिकल प्लस व्हीकल, ये तो इसका रूल हो गया। तो बाय आना चाहिए, लेकिन अब एक और बारीकी है। ज्यादातर तो सवाल इतना ही आता है कि बाय लगाते देते हैं, लेकिन अब बारीकी ये है, अपवाद मान लीजिए, एक्सेप्शन। अगर वाहन के व्हीकल के नाम के पहले कोई ऐसा शब्द लाए हैं जो उसकी विशेषता बता रहा है, जो उसकी किसी भी तरह की स्पेशलिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, या उसके बारे में कुछ भी वर्णन कर रहा है, तो फिर बाय नहीं आएगा। जैसे रेंटेड है, अब वो बता रहे हैं किराए की स्कूटर, जैसे गोवा जाए तो ऐसे वो वहां पे है कि लोग स्कूटर हायर कर लेते हैं, उससे फिर खुद ही चलाते फिरते हैं, स्कूटर से घूमते हैं, कि कहाँ कहाँ टैक्सी में सस्ते में हो जाता है। तो उसके लिए बाय फिर नहीं आएगा, फिर ऑन आएगा। फिर प्रेपोजिशन बदल जाएगा। अगर कोई भी विशेषता उस वाहन की व्हीकल की विशेषता दी हुई है, तो फिर चेंज होगा प्रेपोजिशन, फिर ऑन आएगा और साथ में आर्टिकल भी आएगा। फिर आर्टिकल भी आएगा। जैसे देखिए और एग्जाम्पल इसका करें। अब आपको कहना हो वो वहां बाइक से गया था, ही वेंट देयर बाय बाइक। बाय बाइक हुआ, सेंटेंस सही है। बाइक के पहले कोई आर्टिकल नहीं आया और प्रेपोजिशन आया। लेकिन अगर आप कहें कि कैसी बाइक थी, ही वेंट देयर ऑन अ न्यू बाइक, अब ये कहना पड़ेगा एक नई बाइक से गया था। बाइक की विशेषता क्या है कि वो नई है, जब विशेषता है तो आर्टिकल भी आया और ऑन आया। नेक्स्ट इसी तरह देखिए, ही वेंट देयर ऑन माई बाइक। अब उस बाइक की विशेषता है कि वो मेरी थी, तो वो वहां मेरी बाइक से गया था, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन आ जाएगा, ऑन यूज हो गया। और अ क्यों नहीं आया? क्योंकि जब माई हिज हर ऐसे शब्द लगाते हैं तो फिर अ नहीं आता, फिर आर्टिकल नहीं आता। जैसे देखिए क्या बोला जाएगा, दिस इज अ बुक कहेंगे, ये एक किताब है, दिस इज अ बुक। लेकिन अगर आप कहें ये मेरी किताब है, तो क्या आएगा, दिस इज माई अ बुक, क्या ये होगा? दिस इज माई अ बुक। ये एक किताब है, दिस इज अ बुक।
ये मेरी किताब है तो क्या यहाँ पे आर्टिकल होना चाहिए? यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज माई बुक कहेंगे। दिस इज माई बुक, बस इतना। तो माई लगा दिया इसलिए बाइक ऑन माई बाइक कहा था, आर्टिकल नहीं लाए। तो बस ये व्हीकल के नाम के पहले कुछ भी विशेषता हो तो प्रेपोजिशन चेंज करिए और आर्टिकल भी ला सकते हैं। ठीक, अगला सवाल। तो आंसर था डी। अब आपको बताना है चूज द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड। चार वर्ड्स में से कोई एक गलत स्पेलिंग है, तो वो कौन सा है? सोफोमोर, सॉर्सरस, मैगजीन, वर्नैक्युलर। इन वर्ड्स के मीनिंग भी इंपॉर्टेंट हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में भी आते हैं। देखिए, अच्छा ये ध्यान रखिए, ये कई बार बताया है कि कभी करेक्ट स्पेलिंग पूछी जाती है, कभी रॉन्ग। कभी चार में से तीन सही होंगे, एक गलत होगा। कभी तीन गलत होंगे, एक सही होगा। कुछ भी पूछ सकते हैं, और जल्दबाजी में एग्जाम में आप टेंशन में ध्यान ना दें तो वो गलत हो जाएगा। तो रॉन्ग वाला बताना है। सोफोमोर की सही स्पेलिंग है। सोफोमोर का मतलब होता है जो 10th क्लास में हो, हाई स्कूल में 10th क्लास में। जैसे कि सोफोमोर स्टूडेंट है, मतलब है कि 10th क्लास में पढ़ता है। सॉर्सरस का मतलब, सॉर्सरस का मतलब होता है जो जादू टोना करे, जो औरत जादू टोना करे उसे सॉर्सरस बोला जाता है। जादू टोना करने, काला जादू, काला जादू करने वाली औरत सॉर्सरस। फिर मैगजीन, मैगजीन तो पता ही है, मैगजीन की भी सही स्पेलिंग है। और वर्नैक्युलर गलत है, ये रॉन्ग है। सही स्पेलिंग इसकी है VERNACULAR, वर्नैक्युलर। तो VER है। वर्नैक्युलर क्या होता है? जैसे कि वर्नैक्युलर लैंग्वेज मतलब जो किसी जगह पर, जो भाषा वहाँ की ओरिजिनल है, किसी जगह की ओरिजिनल भाषा जो है वो वर्नैक्युलर, मतलब ऑफिशियल ना हो, वो ओरिजिनल हो। जैसे कि भोजपुरी कहीं की है, जैसे बिहार की हो गई, तो वो है, तो वो वर्नैक्युलर होता है, कहीं की मूल भाषा, विच इज नॉट ऑफिशियल, लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट, तो मीनिंग भी लिखते रहिए और स्पेलिंग भी। तीसरा, माई बॉस हैड टू ईट हम्बल पाई एट द मीटिंग। ईट हम्बल पाई, ये ईडियम है, इस ईडियम का मतलब आपको बताना है। ईट चीप फूड, एंटरटेन अदर्स, वेट या एडमिट मिस्टेक। ईट हम्बल पाई, सस्ता खाना खाना, लोगों का मनोरंजन करना, इंतजार करना या गलती स्वीकार करना। तो ईट हम्बल पाई का मतलब होता है गलती स्वीकार करके शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, एम्बेरस होना। ये भी आ सकता है, इस तरह भी लिख लीजिए, एम्बेरस फील करना, फील एम्बेरस्ड या गलती स्वीकार करना, ये मतलब था इसका। नेक्स्ट, आई कैन नॉट पुट अ नेम टू इट। फिर इडियम पुट अ नेम टू इट। पुट अ नेम टू, इसका मतलब कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट, नो समथिंग अबाउट इट, रिमेंबर इट्स नेम या डिस्क्राइब इट।
देखिए ईडियम का मतलब बताना था तो पुट अ नेम टू इट, मैं इसको कुछ नाम नहीं दे सकता। इसका मतलब होता है रिमेम्बर इट्स नेम। वैसे इसके दो मतलब है, किसी चीज का नाम याद होना या किसी चीज का नाम पता होना। रिमेम्बर द नेम या नो द नेम, ये है नाम पता होना या नाम याद होना। तो मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है या मुझे इसका नाम पता नहीं है, इसके लिए आता है। नेक्स्ट। अगला लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म। अभी तक आप लोग शायद समझ गए हो कि ये लाइव क्लास नहीं है, ये आप रिकॉर्डेड में देख रहे हैं। रोज लाइव होती है, आज रिकॉर्डेड है। शायद आप लोग कमेंट कर ही रहे होंगे और लग रहा होगा कि मैम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही, तो लाइव नहीं है ये। लाइव ही वैसे हुआ करेगी, लेकिन वो आज नेटवर्क का इशू था तो लाइव नहीं हो सकती थी। चलिए, लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म। टॉर्पेड, इंट्रेपेड, वेनमस, इम्परवियस। जिसमें एनर्जी या जोश की कमी हो उसे क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, इनके सिनोनिम भी पहले किए हैं, चारों के कर चुके हैं। इम्परवियस के तो ऐसे कोई सिनोनिम नहीं, लेकिन टॉर्पेड, इंट्रेपेड और वेनमस के काफी सारे हैं, पहले आ चुका है। इसमें आपको बताना क्या है कि इसको क्या बोला जाएगा एक वर्ड में, जिसमें जोश की कमी हो, दैट इज टॉर्पिड। मतलब है आलसी, लिथार्जिक भी जिसे कहते हैं। तो इसके सिनोनिम कर चुके हैं, अब दोबारा नहीं कर रहे, बाद में कभी फिर देख लेंगे। तो अभी हाल ही में किया था। तो इसका मतलब है आलसी जिसमें जोश की कमी हो। इंट्रेपिड का मतलब बहादुर, साहसी, ब्रेव। इसके भी बहुत सारे किए हैं, ब्रेव, फियरलेस, करेजियस, गैलेंट, वेलिएंट, बहुत है। वेनमस का मतलब, वेनम का मतलब होता है जहर। वेनमस का मतलब हो गया जहरीला। जहरीला मतलब है, वेनमस मीन्स पॉइजनस, जहरीला। एक तो ये है वेनमस का, लेकिन इंसान जैसे वेनमस स्नेक के हैं, वेनमस स्पाइडर के हैं, जहरीला, जहरीली मकड़ी हो। लेकिन वेनमस इंसान को भी कहा जा सकता है। इंसान को अगर आप वेनमस कह रहे हैं तो उसका मतलब होगा जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहे, वो भी जहरीला ही हो गया एक तरह से। वांटिंग टू हार्म अदर्स, इसके भी सिनोनिम किए हैं, मेलिशियस, मेलिफिक, ये सब कर चुके हैं, मेलेवलेंट। नेक्स्ट। कभी सिनोनिम एंटोनिम फिर करेंगे, आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स है, फिर वो तब भी कर लेंगे इसके सिनोनिम। इम्परवियस का मतलब जिसपे कोई असर ना पड़े, कोई असर ना हो, जैसे किसी को आप कोसते रहें, उसे आलोचना करते रहें, लेकिन कोई असर नहीं, कान में पे जून तक नहीं रहेंगी, तो मतलब कोई असर नहीं। हैविंग नो इफेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, ज्यादातर क्रिटिसिज्म के लिए ही आता है, आलोचना के लिए। कोई असर नहीं। नेक्स्ट। अरे ये शायद छुप गया होगा पीछे, देखिए इसको नीचे लिख देते हैं। ही हैज बीन, इसमें आपको एरर बताना है किस पार्ट में। ही हैज बीन इन दिस कंपनी, ए के बाद देखिए क्या है, ए के बाद है सिंस 2005, वो शायद पीछे छुप गया हो। एंड इज सीनियर, सीनियर के बाद बी ऑप्शन, फिर एंड वाइजर देन यू, ये है। He has been in the company since 2005 and is senior and wiser than you.
तो ही हैज़ बीन इन द कंपनी, वो कंपनी में रहा है 2005 से। ये स्टार्टिंग टाइम दिया है इसलिए सिंस आया, स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस आता है, ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है। रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये भी सही है। जब सिंस फॉर आएगा तो आप इंडेफिनिट नहीं ला सकते थे, परफेक्ट टेंस लाएंगे, तो सही है ये। एंड इज सीनियर एंड वाइजर देन यू, और वो तुमसे सीनियर है और वाइजर है। यहाँ पे दो बातें कह रहे हैं कि वो सीनियर भी है और वाइजर भी है। देखिए अब यहाँ पे अगर ये सीनियर एंड वाइजर है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस होता, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये एडजेक्टिव में वैसे पढ़ा था, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जो क्लासेस होती हैं उसमें हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं पेड बैच में। वहाँ जो लोग बच्चे नहीं करते सिर्फ यूट्यूब करते हैं, आप लोग अन अकेडमी पे भी, ऐप पे भी अपना अकाउंट, फ्री अकाउंट बना के भी आप क्लासेस कर लिया करिए, फ़ायदा होगा, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल जाएंगी और कई कई टीचर्स होते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए अभी बताइए, जैसे बोला जाए अनिल इज टॉलर देन एंड बेटर देन राहुल। अनिल राहुल से ज्यादा लंबा और ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। अनिल राहुल से ज्यादा लंबा और बेहतर है, तो क्या यहाँ पे देन दो बार आएगा? अनिल इज टॉलर देन एंड बेटर देन, क्या दो बार होना चाहिए? दो बार नहीं होगा। जब एक ही चीज दो दो बार आ रही है तो दो बार क्यों लिखें, एक बार से काम चल जाएगा। तो पहला वाला हटा दीजिए, टॉलर एंड बेटर देन, इतना करिए। टॉलर एंड बेटर देन ये होगा। जब एक ही चीज आ रही थी तो एक बार लिखी, सेम चीज आ रही थी तो एक बार लिखी। अब अगला देखिए, जब कंपैरिजन किया जाता है तो हमेशा देन ही आता है, बेटर देन यू, टॉलर देन यू, वाइजर देन यू। लेकिन पांच वर्ड्स हम लोगों ने कंजंक्शन में पढ़े थे जिनके साथ देन नहीं आता, टू आता है। तो वो जिन्होंने नहीं लिखा था आप लोग लिख लीजिए, हमेशा तो देन ही लाएंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और प्रेफरेबल, इन सबके साथ देन नहीं आएगा बल्कि टू आएगा। सबके साथ लिख लीजिए टू, सीनियर टू यू, जूनियर टू यू, इस तरह होगा। तो अब यहाँ पे आपको सेंटेंस अब देखते हैं। अब आपको ये बोलना है अनिल इज सीनियर एंड बेटर देन राहुल। जैसे पिछले सेंटेंस में कहा कि देन दो दो बार नहीं आएगा तो एक ही लिखा, एक ही बार, पहले वाले देन को हटा दिया। यहाँ पे भी क्या सही है, अनिल इज सीनियर एंड बेटर देन, सेकेंड सेंटेंस क्या सही होगा? देखिए सेकेंड सेंटेंस में क्या है, बेटर के साथ देन आता है, वो आ गया। लेकिन अगर आप देन एक ही बार ला रहे हैं तो उसका तो मतलब है कि आप सीनियर और बेटर दोनों के साथ उसको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक बार लाए थे तो कैसे काम चल गया था, क्योंकि टॉलर और बेटर दोनों के साथ देन आता है। लेकिन इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है कि बेटर के साथ सिर्फ आता है, सीनियर के साथ नहीं आता। तो जो सीनियर के साथ आता है उसको लिखना जरूरी है, सीनियर टू, ये होगा। अनिल इज सीनियर टू एंड बेटर देन राहुल, इस तरह बनेगा। दोनों चीजें सेम है तो एक बार लिखा, दोनों चीज अलग हैं तो दो बार लिखा, बस ये हो जाएगा। सेम है तो एक बार, अलग अलग है तो दो बार, सीनियर टू एंड बेटर देन। वही आपको यहाँ करना था। ही हैज बीन इन दिस कंपनी सिंस 2005 एंड इज सीनियर एंड वाइजर देन यू। अब सीनियर टू एंड वाइजर देन होगा, सीनियर टू एंड वाइजर देन, तो कहाँ पे टू लाएं? सी पार्ट में मिस्टेक मानेंगे। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये भी बहुत बार बताया है कि देखिए आपको ये लग रहा होगा कि सीनियर के साथ टू लाना चाहिए था बी पार्ट में, लेकिन एक बेसिक चीज ये फॉलो की जाती है एग्जाम्स में कि जब बीचों बीच कोई एरर हो कि सीनियर के साथ टू आना चाहिए था, तो बी में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सी में भी लिख सकते हैं। तो फिर हमेशा बाद वाले हिस्से में लिखा जाता है, बाद वाले में लिखेंगे आप, इसको मिस्टेक मानिए सी को। वो इसलिए क्योंकि ये देखिए कि जहां तक सेंटेंस करेक्ट है उसको क्यों चेंज करें। सीनियर तक क्या कोई गलती है? सीनियर तो अपने आप में है ही सही,
हाँ, सीनियर के बाद वाला हिस्सा गलत है, मतलब है कि सीनियर के साथ टू आना चाहिए तो वो आया नहीं। तो सीनियर तक कोई मिस्टेक नहीं, बाद में टू को एक ऐड कर दीजिए, बस ये ऐड कर देंगे, ये गलती थी। ठीक, सी पार्ट में ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चों को आंसर पता भी होता है तब भी एग्जाम में गलत कराते हैं। बाद वाले पार्ट को एरर मानिए। अगला देखिए, ये किस नंबर का है? 7th क्वेश्चन। शी इज डैश वाइल हर ब्रदर इज डैश। अब इसमें बताइए, लाइवली वाइवेशियस, प्रॉस्परस पॉपर, डेंटी पंक्टिलियस, या गुड ह्यूमर्ड इरेसिबल। कॉम्बिनेशन वाले फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं और एक एक वाले तो आते ही हैं। देखिए, एक चीज, एक तो आप लोगों को मीनिंग्स पता होने चाहिए इन वर्ड्स के, मतलब तो पता हो ही, साथ में दूसरी चीज ये है कि क्या कॉम्बिनेशन होगा। वाइल का मतलब आपको पता होना चाहिए। वाइल का एक मतलब होता है जिस दौरान, टाइम की सेंस में, लेकिन यहाँ टाइम की सेंस नहीं है। वाइल का एक मतलब होता है वेरएज या जबकि। वाइल का मतलब एक जबकि भी होता है, मतलब कि ये ऑपोजिट आइडियाज दिखाने के लिए आता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कि एक तरफ ऐसा है, दूसरी तरफ ऐसा है, उल्टा कुछ हो रहा है। तो मतलब ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, विलोम होने चाहिए। तो लाइवली और वाइवेशियस का तो मतलब सेम है, फुल ऑफ एनर्जी। दोनों का मतलब फुल ऑफ एनर्जी। वो जोश से भरी हुई है जबकि उसका भाई जोश से भरा हुआ है, ये तो हो नहीं सकता, दोनों जब एक ही बात है तो आप वाइल क्यों कह रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉस्पेरस और पॉपर। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है रिच। प्रॉस्पेरस का मतलब रिच हो गया। पॉपर का मतलब है अ पुअर पर्सन, गरीब व्यक्ति। हो सकता है वो अमीर है जबकि उसका भाई गरीब है। और देख लेते हैं, अभी तक तो लग रहा है ऑपोजिट तो है। डेंटी और पंक्टिलियस। डेंटी का मतलब होता है डेलिकेट, नाजुक। डेंटी का मतलब डेलिकेट हो गया, नाजुक। और पंक्टिलियस का मतलब है जो बारीकियों पे ध्यान दे, अपना काम बिल्कुल ठीक से करे। पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स, जिसको मेटिकुलस भी बोलते हैं, मेटिकुलस, एसिडुअस, वो है ये पंक्टिलियस। बारीकियों पे ध्यान दे, परफेक्शन लाना चाहे। ये ऑपोजिट तो है नहीं कि वो नाजुक है जबकि उसका भाई बारीकियों पे ध्यान देता है, तो ये नहीं हो सकता। गुड ह्यूमर्ड और इरेसिबल। गुड ह्यूमर्ड का मतलब है अच्छे नेचर का। अच्छे नेचर का, चीयरफुल, खुश मिजाज जिसे बोलते हैं, चीयरफुल। इरेसिबल का मतलब है चिड़चिड़ा, शॉर्ट टेम्पर्ड या इरिटेबल। तो ये हो सकता है वो लड़की जो है वो बहुत अच्छे नेचर की है और जो भाई है वो चिड़चिड़ा है। लड़की अच्छे नेचर की, भाई चिड़चिड़ा, ये ऑपोजिट हो गया। ये लड़की बहुत अच्छे नेचर की जबकि उसका भाई चिड़चिड़ा है, गुस्से का तेज। तो ये आंसर था। अच्छा हाँ, अब बी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? वो भी तो ऑपोजिट है। देखिए, बी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों तरफ आपको सेम पार्ट ऑफ स्पीच लानी होगी। प्रॉस्परस है एजेक्टिव, ये एजेक्टिव है। और एजेक्टिव क्यों है? ओ यूएस किसी वर्ड में लगा हो तो वो एजेक्टिव होता है, ये रिच है। पॉपर हो गया नाउन। पॉपर नाउन है क्योंकि इसका मतलब है गरीब व्यक्ति, इसमें व्यक्ति छुपा हुआ है।
तो एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, दोनों तरफ एडजेक्टिव लाइए या दोनों तरफ वर्ब नाउन लाइए, सेम चीज होगी, इसीलिए गलत हो गया। अगर आपको पॉपर से एडजेक्टिव बनाना है तो वो बनेगा पॉपराइज्ड, ये हो जाएगा पॉपराइज्ड। पॉपराइज्ड होता तो हो सकता था। नेक्स्ट, एट्थ ईडियम है, मतलब बताइए। अ वॉक इन द पार्क, अ वॉक इन द पार्क, इसका मतलब प्लेजेंट थिंग, वेरी इजी, वर्क स्लोली या लेजी। अ वॉक इन द पार्क का मतलब है बहुत ही आसान काम, वेरी इजी मतलब इतना आसान जैसे पार्क में टहलने निकले हो, टहलने जितना आसान, ये मतलब इसका है। इसके भी बहुत सारे ईडियम्स किए हैं, आसान काम के लिए बहुत सारे हुए हैं, जैसे अ पीस ऑफ केक, अ केक वॉक, अ चाइल्ड्स प्ले, किड्स स्टफ, बहुत हुए हैं तो वो आप दोबारा नहीं लिख रहे। नेक्स्ट, वी फूलिशली लाफ्ड एट हिज वार्निंग्स एंड ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल्स, ये एक्टिव पैसिव का सवाल, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, देख लीजिए इसे। दो पार्ट्स हैं, दोनों को अलग अलग करके। और ये जो लोग अभी अगर अभी जुड़ रहे होंगे तो आप लोगों को बता दें, ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, रोज लाइव होती है, तो आप लोगों को उसी तरह आदत होगी, आंसर भी कर रहे होंगे, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास है। टाइम लेके सॉल्व करिए लेकिन। देखिए, वी है सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट है, हम हंसे, वी फुलिशली लाव्ड एट हिज वार्निंग्स, उसकी वार्निंग्स पे हंसे, मजाक उड़ाए, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अभी सिर्फ इतने का देखिए, अभी आगे का एंड के बाद का नहीं देख रहे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट जाते हैं जब वॉइस चेंज किया जाता है, मतलब एक्टिव से पैसिव करिए या पैसिव टू एक्टिव, वॉइस बदलिए। तो अब इसका क्या होगा, हिज वार्निंग्स जो है वो स्टार्टिंग में आया, हिज वार्निंग स्टार्टिंग में आ गया, फिर होगा, टेंस चेक करिए, लाव डैट, लाव डैट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का रूल होता है वॉज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो हिज वार्निंग्स वर फुलिशली लाव्ड एट, वार्निंग्स प्लूरल है इसलिए वर आया, फुलिशली लाव्ड एट, मतलब उसकी वार्निंग्स की मजाक उड़ाई गई, वो फुलिशली लाव्ड एट हमारे द्वारा, अभी हमारे द्वारा को रहने देते हैं, आगे पढ़िए। आगे का हिस्सा है एंड ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल्स, मतलब वी ऑब्जेक्टेड टू, वी ऑब्जेक्टेड, हमने दो काम किए, हमने उसकी जो चेतावनी थी उस पर हंसे, और उसके जो प्रपोजल थे उनका विरोध किया। अब इसको देखिए, ये भी एक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्टेड को अब फिर पैसिव बनाना है तो पास्ट इंडेफिनिट है, फिर उसी तरह से पैसिव बनेगा, एंड किस पे हंसे, वी था जो हंसने का काम कर रहा है वो तो वी है,
हंस किस पे रहे हैं? प्रपोजल्स पे। ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा हिज प्रपोजल्स। एंड हिज प्रपोजल्स ये हुआ। प्रपोजल्स के बाद फिर वही वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो वर हुआ। हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू। हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू, इतना हो गया। अब बाय वी को जो था वो चेंज नहीं किया पूरा। देखिए हिज वार्निंग्स वर लव फुलिशली, ये फुलिशली है, ये गलत लिख दिया है। एक सेकेंड। फुलिशली, हिज वार्निंग्स वर फुलिशली लाफ्ड एट। उसकी वार्निंग्स पे, चेतावनियों पे हंसा गया। मतलब कि ये बेवकूफ़ी थी कि उसकी वार्निंग्स पे हंसा गया और उसके प्रपोजल्स का विरोध किया गया। एंड इस प्रपोजल्स वो ऑब्जेक्टेड टू। अब किसके द्वारा? जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा बाय अस। ऑब्जेक्ट के पहले बाय आता है, बाय अस हो गया वी का। तो हिज वार्निंग्स वर फुलिशली लाफ्ड एट एंड हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू बाय अस, ये हुआ। तो कौन सा हुआ? हिज वार्निंग्स वर फुलिशली लाफ्ड एट एंड हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू। अब चेक करिए इनमें से कौन सा होना चाहिए। हिज वार्निंग्स पहला हो सकता है, फिर दूसरा देखिए। हिज वार्निंग्स वर फुलिशली लाफ्ड एट बाय अस एंड हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू बाय अस। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बाय अस दो दो बार आ रहा है, दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। तो फिर मतलब बी ऑप्शन तो रॉन्ग है। नेक्स्ट देखें। His warnings were foolishly laughed at and his proposals were objected to। सी ऑप्शन गलत है क्योंकि बाय अस नहीं दिया, हमारे द्वारा हंसा गया, ये सब कुछ पता ही नहीं चल रहा। नेक्स्ट है his warnings were foolishly laughed at by us and his proposals were objected to, ये हुआ। एंड ऑल्सो his proposals। अब इसमें गलती ये है, सब कुछ तो सही चल रहा था लेकिन ऑल्सो अपनी तरफ से जोड़ दिया, सवाल में तो था नहीं कहीं, तो ऑल्सो आप अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते, ये रॉन्ग हो गया। अब क्या बचा? ए ऑप्शन बचा, उसमें भी लेकिन कुछ जरा सा अंतर है। हिज वार्निंग्स वर फुलिशली लाफ्ड एट, यहां तक सही है। एंड हिज प्रपोजल्स ऑब्जेक्टेड टू, हम लोगों ने क्या बनाया था? एंड हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू। अब ये वर क्यों हटा दिया इन्होंने? क्योंकि वर भी तो रिपीट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब रिपीट हो रहा है, तो उसको दोबारा ना लिखिए। हिज वार्निंग्स वर फुलिशली लाफ्ड एट एंड हिज प्रपोजल्स ऑब्जेक्टेड टू बाय अस। तो वर दोबारा मत लिखिए, उसी से काम चल गया, इसलिए ऑप्शन ए। ठीक, इसलिए ए हो गया। नेक्स्ट, 10th है। फिर एक्टिव पैसिव का सवाल देख लीजिए। योर पेरेंट्स विल अल्टीमेटली फॉरगेट यू योर मिस्टेक एंड फॉरगिव यू। फिर योर पेरेंट्स विल अल्टीमेटली बी फॉरगॉटन यू एंड फॉरगिव योर मिस्टेक। योर पेरेंट्स विल अल्टीमेटली बी फॉरगॉटन बाय योर मिस्टेक विल अल्टीमेटली बी फॉरगॉटन बाय योर पेरेंट्स एंड यू विल बी फॉरगिवन। योर मिस्टेक विल अल्टीमेटली बी फॉरगॉट बाय योर पेरेंट्स एंड यू विल बी फॉरगिवन। योर मिस्टेक विल अल्टीमेटली बी फॉरगॉटन बाय योर पेरेंट्स एंड यू विल बी फॉरगिव। बताइए कौन सा होगा? देखिए एक्टिव पैसिव का सवाल था। ये सब्जेक्ट है, मिस्टेक ऑब्जेक्ट है, बस यहाँ तक का बना रहे हैं, बाद में देखा जाएगा आगे का हिस्सा। योर पेरेंट्स विल अल्टीमेटली फॉरगेट योर मिस्टेक। विल फॉरगेट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है।
फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है विल या शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। विल या शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो इसका रूल हुआ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलटने हैं तो योर मिस्टेक पहले आया। फिर पैसिव वॉइस विल बी। फॉरगेट की पैसिव वॉइस क्या होती है, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए फॉरगेट की फॉर्म्स ये हैं फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन ये हुआ। और फॉरगिव मतलब माफ करना, फॉरगेट मतलब भूलना। फॉरगिव की भी देख लें, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन ये हुआ। तो अब देखिए अब क्या होना चाहिए था, योर पेरेंट्स विल अल्टीमेटली फॉरगेट यू, तो योर मिस्टेक विल बी, योर मिस्टेक सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट के बाद विल बी फॉरगॉटन। योर मिस्टेक विल बी फॉरगॉटन किसके द्वारा? बाय योर पेरेंट्स। योर मिस्टेक विल बी अल्टीमेटली फॉरगॉटन, अल्टीमेटली अब वो रह गया, योर मिस्टेक विल अल्टीमेटली बी फॉरगॉटन बाय योर पेरेंट्स, इतना हुआ। अभी तक जितना मिला है उसके हिसाब से चेक करिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। योर पेरेंट्स यहाँ तो सब्जेक्ट है तो ये गलत हो गया। अब योर मिस्टेक हो सकता है, तो योर मिस्टेक विल अल्टीमेटली बी फॉरगॉटन। फॉरगॉटन यहाँ यूज किया है और यहाँ किया है, फॉरगॉट नहीं होगा, तो सेकेंड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है तो ये गलत। बी और डी में देखिए, योर मिस्टेक विल अल्टीमेटली बी फॉरगॉटन बाय योर पेरेंट्स, ठीक है। फिर क्या है, एंड फॉरगिव यू, और तुम्हें माफ कर देंगे, मतलब योर पेरेंट्स विल फॉरगिव यू, योर पेरेंट्स विल फॉरगिव यू। तो यहाँ पे फिर फ्यूचर टेंस आया है, विल फॉरगिव, विल छुप गया है जैसे अभी छुपाया था हेल्पिंग वर्ब, विल फॉरगिव, तो इसका पैसिव वॉइस फिर वही करिए, विल बी फॉरगिवन। और यू जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा कि तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, तो यू विल बी फॉरगिवन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म लानी थी, यू विल बी फॉरगिवन, ये हुआ आंसर। ये गलत है फॉरगिव, ये तो सेकंड फॉर्म है। तो आंसर, योर मिस्टेक विल अल्टीमेटली बी फॉरगॉटन बाय योर पेरेंट्स एंड यू विल बी फॉरगिवन। ठीक, अगला सवाल अब 11। एरर बतानी किस पार्ट में? ही एंड नॉट आई एम वर्किंग हियर विद योर ब्रदर। देखिए एरर बतानी थी, कोई मिस्टेक ना हो तो फिर नो एरर करते हैं इसमें। ही एंड नॉट आई एम वर्किंग हियर, मतलब ही काम कर रहा है और आई नहीं कर रहा, वो कर रहा है, मैं यहाँ काम नहीं कर रहा तुम्हारे भाई के साथ। अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ें, एंड को यूज करके अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वर्ब जो आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। ही एंड आई आर गोइंग हो जाएगा, ही एंड आई आर प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ एंड से नहीं जोड़ा, यहाँ एंड नॉट से जोड़ा है। अब एंड नॉट का रूल अलग है, अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड नॉट से जोड़ें, एंड नॉट से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ें तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग होगा या टू के? तो वो होता है सब्जेक्ट वन के हिसाब से वर्ब आएगा, जो भी पहले नंबर पर आपने सब्जेक्ट रखा है उसके पहले लाइए वर्ब, उसके हिसाब से लाइए। तो ई सब्जेक्ट वन, आई सब्जेक्ट टू, ही एंड नॉट आई इज वर्किंग, ये होगा ही एंड नॉट आई इज वर्किंग हियर विद योर ब्रदर।
ठीक, ये हो जाएगा ही एंड नॉट आई इज वर्किंग, तो ही के हिसाब से। नेक्स्ट, आई से कोई मतलब नहीं है, वो देखने में अजीब सा लगता है, ही एंड आई इज, ही एंड नॉट आई इज, आई के बाद तो एम आता है, लेकिन वो आई के हिसाब से क्यों इज नहीं आया है, वो तो ही के हिसाब से आया है। तो ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th। अब आपको बताना है कि इन चार सेंटेंसेस में से सही वाला कौन सा है, सारे पढ़ लीजिए। द चाइल्ड इज लूजिंग हिज एपिटाइट एंड टेक्स फ्यूअर वेजिटेबल्स एंड मिल्क देन ही यूज्ड टू। सारे ऑप्शन देख लीजिए। और क्लासेस के टाइमिंग्स भी याद रखिए, एक बार फिर बता देते हैं क्लास की क्या टाइमिंग्स हैं। देखिए, अब ये टाइमिंग्स हुआ करेंगी, एक सुबह क्लास होगी 8:30 या 9:30, और एक अब 5:30 पे, वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की है। 5:30 बजे एक क्लास स्टार्ट होने जा रही है, वो होगी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज होगा, जैसे पहला चैप्टर होगा प्रेपोजिशन, प्लस के कोर्स में प्रेपोजिशन पढ़ाया है, तो वही प्रेपोजिशन को प्रैक्टिस करेंगे, तो वो फ्री में भी होगा, तो सभी बच्चे कर सकते हैं। देखिए अब इसको समझे। द चाइल्ड इज लूजिंग हिज एपिटाइट, बच्चे की जो एपिटाइट है, मतलब भूख है, वो कम होती जा रही है। भूख कम होती जा रही है मतलब भूख नहीं लगती। एंड टेक्स फ्यूअर वेजिटेबल्स एंड मिल्क देन ही यूज टू का मतलब लिया करता था। बच्चे की भूख कम होती जा रही है, वो जितने वो सब्जी और दूध लिया करता था उससे कम अब लेता है, उससे कम लेता है, तो अब क्या लाएंगे इसमें। यहाँ पे देखिए होना चाहिए टेक फ्यूअर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के साथ फ्यूअर आ रहा है, ये सही है, फ्यूअर ही आना चाहिए। फ्यूअर क्यों आएगा, काउंटेबल के साथ फ्यूअर आता है। काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं, अब सब्जियों को तो गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन के साथ फ्यूअर ही आएगा संख्या दिखाने के लिए, तो फ्यूअर ठीक है। मतलब डी ऑप्शन रॉन्ग है, आप संख्या के लिए लेस नहीं कह सकते, संख्या के लिए हमेशा आएगा नंबर दिखाने के लिए, नंबर संख्या, ये है फ्यूअर। अब देखिए आगे क्या है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, फ्यूअर वेजिटेबल्स तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूअर ला रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो वेजिटेबल्स और मिल्क दोनों के लिए काम कर रहा है, वेजिटेबल्स और मिल्क दोनों के लिए फ्यूअर आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि मिल्क की तो संख्या देखी नहीं जाएगी, उसकी तो मात्रा देखी जाएगी, तो मतलब है इसमें गड़बड़ है। फ्यूअर वेजिटेबल्स तक ठीक है, लेकिन फ्यूअर मिल्क रॉन्ग। अब क्या करें, अब अगर आप इसको कर दें, देखिए अगर आप लेस वेजिटेबल्स करें तो ये तो गलत था, वेजिटेबल्स के साथ लेस नहीं होगा। अब इसमें ऐसा कोई वर्ड लाना पड़ेगा जो दोनों के लिए काम करता हो, ऐसा कोई वर्ड लाइए जो दोनों शब्दों के लिए काम करता हो, मतलब वेजिटेबल्स के लिए भी यूज हो जाए और मिल्क के लिए भी, ऐसा कोई वर्ड जो संख्या मात्रा दोनों के लिए आता हो। या तो ये करिए, या फिर ये करिए कि फ्यूअर के वेजिटेबल्स के लिए अलग वर्ड, मिल्क के लिए अलग वर्ड, ये कर सकते हैं, वेजिटेबल्स के लिए अलग और मिल्क के लिए अलग। तो उसके हिसाब से देखिए, द चाइल्ड इज लूजिंग हिज एपेटाइट एंड टेक्स फ्यूअर वेजिटेबल्स, फ्यूअर वेजिटेबल्स ठीक है, और लेस मिल्क भी ठीक है। लेस जो है ये मात्रा के लिए आता है, लेस को लिख लीजिए, ये मात्रा के लिए, मात्रा का मतलब है क्वांटिटी के लिए। तो फ्यूअर वेजिटेबल्स ठीक है, ऐसी लेस मिल्क ठीक है, दोनों के साथ अपना अपना वर्ड आ गया। अब ये देखिए फ्यूअर वेजिटेबल्स एंड लेसर मिल्क, लेसर का तो मतलब ही कुछ अलग है,
लेसर का मतलब है साधारण या मामूली। साधारण मतलब है इसका, ऑर्डिनरी। तो अब साधारण की तो सेंस नहीं है, यहाँ तो कह रहे थे कम लेता है, पहले से कम लेता है, तो इसीलिए यहाँ पे होगा। दोनों शब्द ऐसे हैं कि एक संख्या है एक मात्रा, तो दोनों के साथ ऐसे वर्ड्स अलग अलग आएंगे। द चाइल्ड इज लूजिंग हिज एपेटाइट एंड टेक्स फ्यूअर वेजिटेबल्स एंड लेस मिल्क देन ही यूज्ड टू। ठीक ही होगा। अगला सवाल 13। Which of the following words is the synonym of the word insurgency? इंसर्जेंसी का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस लॉयल्टी, अर्जेंसी, रिबेलियन, इन्वॉल्वमेंट। मीनिंग पता हो तब आप बता देंगे। इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह। विद्रोह मतलब है इसका। जब विद्रोह मतलब है तो क्या होगा? लॉयल्टी का मतलब वफादारी। लॉयल्टी मीन्स वफादारी, फेथफुलनेस। वफादारी की कंट्री के लिए लॉयल हैं, वफादार हैं, जिस पे भरोसा किया जा सके। अर्जेंसी जैसे कहें कि ये काम अर्जेंट है, मतलब तुरंत करने की ज़रूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी करने की ज़रूरत है, वो अर्जेंसी हो गया। इन्वॉल्वमेंट मतलब किसी चीज़ में शामिल होना। रिबेलियन होगा। रिबेलियन का मतलब भी विद्रोह है। रिबेलियन, रिवोल्ट दोनों कह सकते हैं। तो इंसर्जेंसी का सिनोनिम बताना था पर्यायवाची। पर्यायवाची हो गया रिबेलियन। अगला सवाल। आज वैसे आज ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन वैसे तो रोज लाइव ही चलती है, आगे भी लाइव ही चलेगी। 14th। एरर बताना है किस पार्ट में। आई टोल्ड हिम टू स्टडी मैथ्स अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश बट ही डेंट इवन स्टडी इंग्लिश। देखिए, आई टोल्ड हिम टू स्टडी मैथ्स अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, मैंने उससे कहा था कि वो मैथ्स पढ़े इंग्लिश के अलावा। अपार्ट फ्रॉम मतलब उसके अलावा। मैथ्स भी पढ़े इंग्लिश भी पढ़े, ये बोला। बट ही डेंट इवन स्टडी इंग्लिश, लेकिन उसने इंग्लिश तक नहीं पढ़ी। मैंने तो कहा था कि इंग्लिश तो पढ़ो ही, लेकिन साथ में मैथ्स भी पढ़ो, लेकिन उसने पहली ही चीज़ नहीं की। इंग्लिश ही नहीं पढ़ी। तो अब देखिए, इवन का मतलब भी होता है। इवन का मतलब भी हो गया, इंग्लिश भी नहीं पढ़ी। और इवन किधर आता है? जिससे भी संबंध इसका है मीनिंग के हिसाब से, उसके पहले आता है। तो इवन का जिससे मीनिंग के अकॉर्डिंग रिलेशन है, उसके पहले इवन को लाइए। तो क्या कह रहे हैं? उसने इंग्लिश पढ़ी भी नहीं या इंग्लिश भी नहीं पढ़ी। भी का संबंध किससे हुआ? इंग्लिश भी नहीं पढ़ी या इंग्लिश पढ़ी भी नहीं। यहाँ संबंध इंग्लिश से है कि मतलब मैथ्स तो क्या पढ़ता, उसने इंग्लिश तक नहीं पढ़ी। इंग्लिश तक नहीं पढ़ी ये कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इवन जो है वो आएगा इंग्लिश के पहले। ही डिडंट स्टडी इवन इंग्लिश, ये होगा। ही डिडंट स्टडी इवन इंग्लिश, ये इस तरह से बनेगा। और सेंटेंस देखिए इसमें, जैसे कि हैं
रोहित वॉज प्लेइंग इवन क्रिकेट yesterday. रोहित वॉज प्लेइंग इवन क्रिकेट yesterday, और एक है रोहित वॉज प्लेइंग क्रिकेट इवन yesterday. इन दोनों सेंटेंसेस में कोई अंतर समझ में आ रहा है? देखिए कोई डिफरेंस समझ में आ रहा हो? इवन की पोजीशन बदली है। देखिए अंतर है बिल्कुल। इवन किससे पहले आया? क्रिकेट से पहले, क्रिकेट से संबंध। यहाँ पे इवन का येस्टरडे से संबंध, दोनों में अलग अलग रिलेशन है। डिफरेंस क्या हुआ? रोहित वॉज प्लेइंग इवन क्रिकेट yesterday, मतलब रोहित कल क्रिकेट भी खेल रहा था। रोहित कल क्रिकेट भी खेल रहा था, मतलब मान ले जैसे टेनिस भी खेल रहा था, फुटबॉल भी खेल रहा था, साथ में क्रिकेट भी खेल रहा था, ये कह रहे हैं फर्स्ट में। सेकंड देखिए क्या है, रोहित वॉज प्लेइंग क्रिकेट इवन yesterday. रोहित क्रिकेट कल भी खेल रहा था। रोहित क्रिकेट कल भी खेल रहा था, मतलब जैसे आज भी खेल रहा है और कल भी खेल रहा था, ये मतलब इसका हुआ। तो रोहित वॉज प्लेइंग क्रिकेट इवन yesterday, कल भी, जैसे आज भी है कल भी। तो भी का जिससे संबंध है मीनिंग के अर्थ के हिसाब से उसके पहले लाइए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैंने तो कहा था कि इंग्लिश भी पढ़ो, मैथ्स भी, उसने इंग्लिश ही नहीं पढ़ी, इंग्लिश भी नहीं पढ़ी, तो इंग्लिश से रिलेशन, तो ये हो जाएगा डिडंट स्टडी इवन इंग्लिश। ये तो अगला सवाल। लास्ट क्वेश्चन है ये। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन चार सेंटेंसेस में से कौन सा सही है। सारे देख लीजिए। I saw them when they were cutting the tree, but not while the tree finally fell. देखिए समझ लें। आई सॉ देम वेन दे वर कटिंग द ट्री, मैंने उनको तब देखा जब वो पेड़ को काट रहे थे। बट नॉट वेन द ट्री फाइनली फेल, लेकिन तब नहीं देखा जब पेड़ फाइनली गिरा। काटते समय तो देखा था, लेकिन जब वो गिरा, जब गिर पड़ा तब नहीं देखा। तो अब यहाँ पे वाइल और वेन का पूरा डिफरेंस है, ये हम लोग कंजंक्शन में पढ़ते हैं। जब वो पेड़ काट रहे थे मतलब ये काम चल रहा था। जब चल रहा था कोई काम, जिस दौरान की सेंस आए तो वाइल लाते हैं। आई सॉ देम वाइल दे वर कटिंग द ट्री, जिस समय पेड़ काट रहे थे तब मैंने उनको देखा। तो लंबा ड्यूरेशन है तो फिर वाइल आया। काटने का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन जब वो पेड़ गिरा तब मैंने नहीं देखा। अब जो गिरा तो वो एक क्षण में हो गई चीज, तुरंत गिर गया, मतलब एक मोमेंट में कोई काम हो गया। जब मोमेंट में काम हो गया तो फिर लाइए वेन। एक मोमेंट के लिए वेन आता है, जल्दी से एकदम से कुछ काम हो जाए उसके लिए वेन। जब काट रहे थे तब देखा तो वाइल आया, चल रहा था काम। जब वो गिरा एकदम तब नहीं देखा तो उसके लिए वेन आया। तो आई सॉ देम वाइल दे वर कटिंग द ट्री बट नॉट वेन द ट्री फाइनली फेल, ये होगा। और देखिए ऑप्शन ए तो गलत था, आई सॉ देम वाइल दे वर कटिंग द ट्री बट नॉट वेन द ट्री फाइनली फेल, ये हो गया। फिर सी, आई सॉ देम वेन दे कट द ट्री बट नॉट वेन द ट्री वॉज फाइनली फॉलिंग। ये चीज तो दूसरी वजह से गलत हो गई, यहाँ टेंस बदल दिया
कि जब उन्होंने पेड़ काटा तब मैंने देखा, और जब वो गिर रहा था तब नहीं देखा। तो पेड़ काटने का काम तो लंबा चला होगा ना, तो इसीलिए वहां पे कंटिन्यूअस टेंस सही था। जब उन्होंने पेड़ काटा तब मैंने देखा, लेकिन जब गिर रहा था पेड़ तब नहीं था। और जो गिर रहा था वो तो एकदम से काम हो गया होगा, कितना लंबा टाइम तो लगा नहीं होगा गिरते में, एकदम ही गिर पड़ा। तो इसीलिए सी ऑप्शन भी रॉन्ग, टेंसेस की गड़बड़। फिर है आई सॉ देम व्हेन दे वर कटिंग द ट्री बट नॉट व्हेन द ट्री फाइनली फेल। वेन यहाँ ना लाइए, वैसे वेन आ सकता है, वेन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये चीज चल रही थी उसके लिए वेन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इंडियन एग्जाम में मानते हैं, इंडियन एग्जाम में अंतर मानते हैं कि जब कोई काम चल रहा था, कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर वाइल लाइए, और जब एकदम से हो जाए तो वेन लाइए। ये डिफरेंस है, ये माना जाता है, तो आपको वही एग्जाम में करना है जो मानते हैं। आई सॉ देम वाइल दे वर कटिंग द ट्री बट नॉट वेन द ट्री फाइनली फेल, ये होगा। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये रिकॉर्डेड क्लास का फाइनल क्वेश्चन। तो आप लोगों ने आंसर भी दिए ही होंगे, और लाइव क्लास में हमेशा बोलते हैं कि आंसर जब दें तो ये भी देखते रहिए कि आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, टोटल कितना था और आपने कितना सही किया, नेगेटिव कितना हुआ, ये सब ट्रैक रखा करिए। और इसी से फिर आपका सुधार धीरे धीरे हो रहा है या नहीं वो आप देख सकते हैं। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली तो लाइव ही होगी। मतलब हो सकता है हाँ एक और क्लास हो सकता है ये रिकॉर्डेड में हो, देखनी पड़े, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ से मतलब 1 अक्टूबर से तो वैसी हो जाएगी, लाइव क्लास होगी। इधर इस महीने ये पहली है, अभी आज तक तो 2-3 ही क्लासेस ऐसी ली हैं रिकॉर्डेड में, वो भी मजबूरी के वैसे लिए रिकॉर्ड। तो इसी तरह का क्लास चलेगा। आप लोग किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो उसमें आप ये रेफरल कोड यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको याद रखिए, रेफरल कोड को किसी को बताना हो तो 10% का डिस्काउंट मिलता है। क्रेडिट्स को यूज़ करके और 10% मिल जाता है। क्रेडिट का मतलब है अन अकेडमी पे आप जो फ्री क्लास देख रहे हैं उसके वॉच मिनट्स आपके जुड़ते रहते हैं, उन वॉच मिनट्स के बदले आपको कॉइन्स मिलते हैं, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब क्रेडिट मिलते हैं तो उसके बदले 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर ज़्यादा क्रेडिट है तो इससे थोड़ी आसानी आपको हो जाएगी। ईएमआई का भी ऑप्शन है। और पेड बैच का मतलब है सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, एक एक चैप्टर। और एक बैच का मतलब, एक पेड बैच का मतलब होता है कि सारे सब्जेक्ट्स उसमें होंगे, वो एक सिंगल सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती, ऑल सब्जेक्ट्स। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी में बैठ रहे हो, कोड ये इस्तेमाल करके मिल जाएगा डिस्काउंट। ये यूट्यूब का चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स, इसमें आप जो आप देख रहे हैं अभी, इस पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। 9:30 पे वैसे रोज़ क्लास होती है। और आप क्लास यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए जैसे बताया, तो आपको भी पता चल जाया करेगा। और आपकी नहीं तो मिस भी हो सकती है। और एक बार आप 9:30 पे चेक करके देख लीजिए, क्लास होती ही है। किसी वजह से वाईफाई की प्रॉब्लम है या कभी अन अकेडमी की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम होती है तो वो बात अलग है, लेकिन वैसे रोज़ होगी क्लास। और ये टाइमिंग्स एक और बार, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आप ये सर्च कर लीजिएगा, शीना नौरीन नाम, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में। ये आप टाइमिंग्स इनमें क्लास कर सकते हैं। इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूरे जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है उस पर बेस्ड टेस्ट, मतलब डिस्कशन। ये 8:30 बजे थर्सडे से लेकर सैटरडे तक, बाकी दिन होगा 9:30। हिस्ट्री की 12 बजे क्लास है और ये 5:30 बजे है। ये क्या है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। जैसे नाउन चैप्टर लिया, नाउन के पिछले कुछ सालों में जितने सवाल पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो डिस्कस कर लिए। प्रेपोजिशन लिया, वो कर लिया डिस्कस। ऐसी आर्टिकल, कंजंक्शन, सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस करेंगे फ्री क्लास। प्रेपोजिशंस अभी फर्स्ट स्टार्ट होगा, पहला क्लास आप कर सकते हैं प्रेपोजिशंस का होगा। और क्लासेस अटेंड करते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।